प्यारे विद्यार्थियों, आज कृषि भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं डॉक्टर नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, GCW मुरथल आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। विषय का नाम है भारत में कृषि के नूतन आयाम। 1966-67 में हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इस क्रांति के बहुत ज़्यादा फायदे कृषि क्षेत्र को हुए, परंतु उन सारे फायदों की यदि समालोचना की जाए तो हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं और कुछ किसानों के मध्य अंतर आ गया। छोटे किसानों को कम लाभ हुआ, कुछ राज्यों को बहुत कम लाभ हुआ, कुछ राज्यों को ज़्यादा लाभ हुआ, या सामान्यतः यूँ कह सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में विकास तो हुआ, परंतु उसमें भिन्नता ज़्यादा आ गई। इस भिन्नता को कम करने के लिए हरित क्रांति के साथ साथ कुछ अन्य नूतन आयाम भारतीय कृषि क्षेत्र में देखने को मिले। आज का ये विषय उन्हीं आयामों को डिस्कशन करने के लिए है। हरित क्रांति का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपको हरित क्रांति के साथ दूसरी जो क्रांतियां हैं, जो है कृषि के क्षेत्र में खासकर कृषि कार्य फसल उत्पादन तथा पशुपालन से संबंधित है। अतः इस कार्य में आप लोगों को पशुधन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कृषि के इस कार्य के फलस्वरूप फसलों का उत्पादन पूर्ण रूप से हो गया, परंतु पशुओं का जो साहचर्य है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हरित क्रांति की इस सीमित कामयाबी के साथ साथ भारत में एक और क्रांति का आविर्भाव हुआ और उसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का सीधा सा तात्पर्य है कि दूध में उन्नति, दूध के उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप भारत में दूध का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया। प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण, ये क्रमशः दूसरा चरण 1979 में, तीसरा चरण 1996 में आया। इसके तहत भारत में खासकर पशुधन के संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भारत में जो भैंसों से प्राप्त दूध है उसकी मात्रा विश्व में सर्वाधिक है। फसलों के साथ साथ दूध उत्पादन ने भारतीय किसान की समृद्धि को आगे बढ़ाया। भारत की दूसरा जो आयाम है वह है नीली क्रांति। आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 6100 किलोमीटर के आसपास आपकी मुख्य तटरेखा है। यदि और द्वीपीय तटरेखा को भी देखा जाए तो इसकी जो मात्रा है वो 7500 किलोमीटर के आसपास आ जाती। इसके साथ साथ छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, पोखर हैं, इन सब में मछली पालन का काम बढ़ाया गया। इस क्रांति को नीली क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। 1990 के दशक में इस क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन आए, अतः इस क्षेत्र को कृषि का नया आयाम घोषित किया गया। इसी के साथ साथ आपने हरित क्रांति में देखा होगा कि कुछ ही फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नए आयाम में खासकर पीली क्रांति तीसरा आयाम है। इस क्रांति के तहत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया गया। तिलहनों के उत्पादन बढ़ने से भारत में अनाज के साथ साथ तिलहन का उत्पादन पर्याप्त हो गया। इसके संदर्भ में अनेक कार्यक्रम चलाए गए। ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम OPP, इस पर शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा। पोस्ट हार्वेस्टेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपने ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड खासकर इस क्षेत्र में की गई उपलब्धियां हैं। इन सभी प्रोग्राम्स ने भारत में पीली क्रांति का आगाज किया और भारत में ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ा। सन 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनी। इस नई राष्ट्रीय कृषि नीति में भारतीय कृषि की समीक्षा की गई और समीक्षा के पश्चात ये
देखा गया कि भारतीय कृषि में विकास की जो 4% की दर है उसको बनाए रखने के लिए आप लोग कौन कौन से नए आयाम करेंगे। तो इसमें इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से एक नया आयाम जोड़ा गया और उसमें बताया गया कि हर क्षेत्र में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक विशेष क्षेत्र नहीं, फसलों का नहीं, दूध का नहीं, बल्कि आपका ऑयल सीड्स का नहीं, तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस नई क्रांति का नाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति, यानी कि कृषि के हर क्षेत्र का विकास किया जाए। इस इंद्रधनुषी क्रांति में आपकी बहुत सारे इनपुट्स डाले गए। जिस जिस क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में विकास कम हुआ था, इस क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान दिया गया। मैं 2000 में जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंद्रधनुषी क्रांति ने काफ़ी काम किया। कृषि क्षेत्र की 4% की जो वार्षिक दर थी उसको प्राप्त करने में इसने भरपूर सहयोग दिया। इसने हमारे संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने का तरीका सिखाया और समता के साथ विकास। मैंने बताया था कि कृषि में जो हरित क्रांति आई थी उस हरित क्रांति के कारण असंतुलन बढ़ा था, तो यहाँ पर नई कृषि नीति में समता के साथ विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी आसानी हुई। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े, जैसे जीन क्रांति। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर स्वामीनाथन, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा कि फसलों में जीएम फसलों को और जेनेटिक मॉडिफाई करके हम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। आपने इस क्षेत्र में जो ना हाइब्रिड टमाटर का नाम सुना होगा, तो जीन क्रांति कृषि क्षेत्र में उत्पादन, गुणवत्ता दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई। इसी के तहत जैविक सुरक्षा कवच दिया गया और ये जो जीएम बीज हैं ये कीटाणुओं से, रोगाणुओं से काफ़ी बचाव करते थे, इसलिए यह नया आयाम इस क्षेत्र में आया। एक भारतीय कृषि में अनुबंध कृषि का नया आयाम आया। अभी वर्तमान में ही आपने देखा होगा कि भारतीय कृषि में 3 नए बिल प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें एक बिल सीधा अनुबंध कृषि के तहत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं। वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एडवांस देशों में अपनाई गई थी। इसके तहत जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो किसानों से संपर्क करती हैं और किसानों के साथ एक अनुबंध करती हैं कि आप हमारी आवश्यकता के अनुसार अपने खेत में जिस चीज़ का उत्पादन करेंगे उस चीज़ को हम इस भाव पे खरीदेंगे। तो इस अनुबंध कृषि के फलस्वरूप किसान जो है ना उद्योगपति या उसका जो कंपनी वाला है उसके अनुसार उत्पादन करता है, यहाँ अनुबंध कृषि कहते हैं। अगर आप लोग ग्रामीण अंचल से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में गन्ने की जो खेती की जाती है वो संक्षिप्त रूप से अनुबंध कृषि होती है। जब गन्ने का रकबा देखा जाता है तो उस समय मिल के कुछ अधिकारी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितना गन्ने का रकबा है, और किसानों के साथ बॉन्ड भरवाते हैं कि भाई आपका गन्ना हम खरीदेंगे, कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये अनुबंध कृषि का ही एक छोटा सा रूप है, परंतु वो सहकारी समिति के उद्देश्य से है, इसलिए वहाँ पर उस मिल में उन किसानों का हिस्सा होता है। परंतु यहाँ पर अनुबंध कृषि में किसान फसल का उत्पादन करता है और उसका उपभोग या उसको मॉडिफाइड करके डिब्बाबंद करके मल्टीनेशनल कंपनीज बेचती हैं। इसलिए अनुबंध कृषि का नया आयाम भारत में आया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अनेक फसलों के उत्पादन के लिए संसार में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। संसार के अनेक देश इस बात को जानते हैं कि भारत में जैव विविधता है। इस जैव विविधता के फलस्वरूप यहाँ पर फसलों में भी विविधता पाई जाती है। इस विविधता के फलस्वरूप वो लोग हमारे कृषि उत्पादों के साथ फैक्ट्री में डिब्बाबंदी करके उसको उचित मूल्य पर विदेशों में या यहाँ के घरेलू बाजार में बेचते हैं और उनको काफ़ी मुनाफा होता है। तो अनुबंध कृषि नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को किसानों ने अभी
पूर्ण तरीके से समझा नहीं है, परंतु इस क्षेत्र में यदि काम किया जाएगा तो यह कृषि में मील का पत्थर साबित होगा। एक है शुष्क क्षेत्रीय कृषि। आपको पता होगा, यदि हम भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत के मानचित्र में उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, खासकर राजस्थान का, कुछ हरियाणा का भाग, ये शुष्क क्षेत्र है। इसके अलावा रेन शेडो एरियाज हैं, वहाँ पर शुष्क है। पानी की जहाँ जहाँ पर अभाव है वहाँ पर खेती करने के लिए पानी के अभाव के पश्चात भी एक ऐसी तकनीकी बनाई जाए जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र का विकास हो सके। इसको शुष्क खेती तकनीकी के नाम से या शुष्क क्षेत्रीय कृषि के नाम से नया डायमेंशन दिया गया, जो अनेक एडवांस देश हैं उनके साथ अनुबद्ध किया गया। खासकर हरियाणा जैसे राज्य ने इजराइल से शुष्क खेती तकनीकी का एक MOU साइन किया, जिसके तहत उन लोगों ने हमें सिखाया कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी का अभाव है वहाँ पर हम कैसे खेती कर सकते हैं। एक आजकल जो नया आयाम है वो है इको फार्मिंग, जैविक खेती। जहाँ हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति आपको बताता है कि आप मैक्सिमम इनपुट करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको आएगी। उसमें हम हरित क्रांति का एस्पेक्ट जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाएंगे, उसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाएंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और अधिकतम निवेश के उपरांत अधिकतम उत्पादकता हमें प्राप्त होगी। परंतु जैविक खेती में कॉन्सेप्ट इसके विपरीत है लगभग। जैविक खेती में आप इन सारी चीज़ों का इनपुट नहीं करते, आप वही परंपरागत जो खेती है जो प्राचीन काल में होती थी उस तरीके से खेती करते हैं। आप खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, आप पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते, आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करते, आप कुछ तकनीकों का यूज करते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो फसल है वो उत्पादन दे सके। परंतु इसका एक खास है कि जैविक तरीके से या की गई खेती के उत्पाद का मूल्य बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसको आजकल बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे किसी उत्पाद को विदेश ने केवल यह कहकर लौटा दिया कि आपने इसमें जो ना पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में कृषि के उत्पादन की बजाय उसकी गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैविक खेती इसी तरह का एक आयाम है। कॉरपोरेट कृषि, कॉरपोरेट घरानों का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, जैसे रिलायंस है। तो कॉरपोरेट कृषि का तात्पर्य क्या है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने किसी क्षेत्र में कृषि करते हैं और वो वहाँ की ज़मीन को या तो परचेज कर लेते हैं या उसको पट्टे पे ले लेते हैं और फिर अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए वहाँ पर खेती करते हैं। जैसे मान लिया कोई चिप्स का पैकेट बनाना चाहता है तो वो उस क्षेत्र में किसका उत्पादन करेगा? आजा बेटा बैठो। उस क्षेत्र में उत्पादन करेगा आपका आलू का, पर उस आलू की जो वैरायटी होगी वो उसकी आवश्यकता के अनुसार ही होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी क्षेत्र में कॉरपोरेट कृषि का तात्पर्य है कि कॉरपोरेट घराना अपने अनुसार उस क्षेत्र में कृषि करवाएगा और वहाँ पर खुद कृषि करेगा। यहाँ पर दो काम एक साथ होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स का उत्पादन और उस क्रॉप्स से अगले प्रोडक्ट का उत्पादन उसी क्षेत्र में किया जाता है। इस तरह की खेती खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे आपने मक्का बेल्ट की सुनी होगी, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर मक्का बेल्ट बड़ी फेमस है। मक्के का वो क्या करते हैं, मक्के को सूअरों को खिलाते हैं, तो वहाँ सूअर पालन है। फिर सूअर के पश्चात क्या करते हैं कि वो वहाँ पर उनके फार्म में ही एक ऐसी मशीनरी डेवलप कर रखी है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है कि वहाँ से मांस का उत्पादन करते हैं और मांस को वहीं से डिब्बाबंदी करके बहुत ऊंचे दाम पर संसार को बेचते हैं। तो आप देखिए कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो कॉरपोरेट ने अपने हाथ में ले लिया, इसी को कॉरपोरेट फार्मिंग कहते हैं।
इसी प्रकार की खेती यूरोप के देशों में भी होती है, परंतु वहाँ पर उत्पादन जो होता है वो फार्म पर होता है और उसकी जो डिब्बाबंदी या फर्दर जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो किसी अन्य स्थान पर जाकर किया जाता है। इसलिए वहाँ पर इस खेती को इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर का नाम आपने खूब सुना होगा। भारत में पुष्प खेती प्राचीन काल से ही होती रही है। यदि आज ही समय में यदि हम कहीं पढ़ते हैं तो फूलों का उत्पादन, फूलों के पौधों का अवश्य ही कहीं न कहीं जिक्र आता है। इतिहास के साथ चलें तो मुगल काल में अनेक गार्डन, मुगल गार्डन का नाम आपने सुना होगा। फिर ब्रिटिश काल में यदि आप देखोगे तो ब्रिटिश के समय भी फूलों का काफ़ी उत्पादन किया जाता था। परंतु फूलों का उत्पादन कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आने से, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से, प्राइवेटाइजेशन के आने से इसकी मांग बढ़ गई। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी है, तो वो लोग इन लोगों को यूज करते हैं। इसलिए किसान जो है ना फूलों का उत्पादन करते हैं और उसके उपयुक्त भाव उसको मिल जाते हैं। फ्लोरिकल्चर सामान्य तौर पर उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जो महानगर के चारों तरफ के हैं, क्योंकि महानगर में फूलों की बहुत ज़्यादा मांग होती है। अब आपने ये देखा ही होगा कि इस तरह की खेती आपके दिल्ली एनसीआर में काफ़ी की जाती है। कृषि व्यापार, कृषि व्यापार नया आयाम है। पहले हम कृषि का जो कार्य करते थे वो सस्टेनेबल के लिए करते थे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते थे, अपना पेट भरने के लिए करते थे। परंतु भारत में अब ये एस्पेक्ट धीरे धीरे बदल रहा है। किसान अपने खेत में उन चीज़ों का उत्पादन कर रहा है जिसको वो व्यापार कर ले। सामाजिक वानिकी एक नया एस्पेक्ट है। वन और सामाजिक वानिकी, पहले आपके क्षेत्र में जो वन थे वो किसान के नहीं थे, वो नेचुरल रूप से वेजिटेबल थे। परंतु अब किसान जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से सामाजिक वानिकी कर रहा है। एक तरह के पेड़ लगाता है और उन पेड़ों का सामाजिक तौर पर एक प्रोडक्ट के तौर पर उसका प्रयोग करता है। एक नया एस्पेक्ट आ गया आजकल जो है ना, वैसे एस्पेक्ट तो है कि आप एक बार नाम सुनोगे तो कृषि में प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक का नाम आते ही आप लोगों को लगता है ये क्या कह रहे हैं। कृषि में प्लास्टिक के फलस्वरूप आप कुछ ऐसी तकनीकों का विकास कर गए जिससे कृषि में इन चीज़ों का अपना महत्व हो गया। जैसे खुम्बी फार्म, तो आपने क्या किया, लेयर्स में खुम्बी की लेयर्स बनाने के लिए, स्लाइस बनाने के लिए आपने स्टेप बाय स्टेप प्लास्टिक के यूज किया और एक ही स्थान पर कई सारा प्रोडक्शन बढ़ा लिया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर फसलों को प्लास्टिक की लेयर से ढक देते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, एक आपने हरित गृह प्रभाव देखा होगा। आप अपने क्षेत्र में देखोगे कि आपके क्षेत्र में ग्रीन जो ना सीड्स के अंडर आपकी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो वो क्या है, भारत में ऐसा नहीं है कि तापमान की कोई ज़्यादा समस्या, खासकर उत्तर भारत में, बल्कि वहाँ पर क्या होता है कि इन प्लास्टिक के प्रयोग करने से ऐसी तकनीकें डेवलप करती हैं कि आपका पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है और आपकी फसल को पर्याप्त जो है ना न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये नई तकनीकी है। प्लास्टिक के फलस्वरूप कृषि उत्पाद से जब डिब्बाबंदी की जाती है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग होने लग गया है। तकनीकी के माध्यम से इसने कृषि क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, भारत की जो कृषि नीति है वो अब आज के समय में एक सस्टेनेबल कृषि पर आधारित है। भारत में ऐसी तकनीकें अपनाई गई हैं जिसके आधार पर आप सतत पोषणीय कृषि कर सकें। जैसे जीरो टिलेज मशीन है, ऐसे अनेक यंत्र हैं। आपको पता होगा आजकल जो है ना आपके जो चावल के जो खेत हैं उनमें बर्निंग बैन है, फील्ड बर्निंग बैन है। तो भारत ने धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है और इन सारे के सारे एस्पेक्ट को हम न्यू एग्रीकल्चर डायमेंशंस कहते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद।